नमस्कार। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सरकार को 28 मार्च तक साबित करना होगा बहुमत। राज्यपाल का मुख्यमंत्री हरीश रावत को निर्देश। बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस। पत्रकारिता के गिरते स्तर पर उपराष्ट्रपति की चिंता। कहा, निष्पक्ष रहे संपादक। राज्यसभा टीवी के सेमिनार में जाने माने संपादकों ने रखे विचार। किसानों को सशक्त बनाने पर प्रधानमंत्री का जोर। कृषि मेले के उद्घाटन में कहा, देश को दूसरी हरित क्रांति की जरूरत। मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत 8 राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार। फ्लाई दुबई विमान हादसे में 2 भारतीयों समेत 62 लोगों की मौत। दक्षिणी रूस में लैंडिंग के वक्त लगी आग। हादसे की जांच शुरू। और अब से थोड़ी देर में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम पर दबाव। बारिश की वजह से मैच में देरी। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड की खबर से। उत्तराखंड में जारी संकट के बीच राज्यपाल के पॉल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च तक विश्वास मत हासिल करने को कहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुमत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस के बागी 9 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी कर दिया है। इधर कांग्रेस के बागी विधायक और बीजेपी विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को 28 मार्च तक सदन में विश्वास मत हासिल करना है। शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। इसके बाद राज्यपाल ने इस बारे में मुख्यमंत्री हरीश रावत को चिट्ठी लिखी है। दूसरी ओर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत बागी विधायकों को नोटिस भेजा है। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वो बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। कि हम सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। वो कंडक्ट गलत है, कानून के विपरीत है, उनको ये हम समझा रहे हैं। और जो लोग अपनी गलती स्वीकार करेंगे, जो नहीं करेंगे तो फिर जो कानून कहता है, कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस जहां कुछ बागी विधायकों को मनाने में लगी है, वहीं विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत को लेकर पार्टी का रुख सख्त है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पैसे के दम पर कांग्रेस सरकार को गिराना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस पर विचार करेंगे और जो हो गया उसको भुला करके दोबारा जो है वो कांग्रेस को सशक्त करने का काम करेंगे। देखिए, हरक सिंह रावत जी उन्होंने जो काम किया वो अक्षम्य है। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि जरूरत होने पर वो राष्ट्रपति के सामने विधायकों की परेड कराने को तैयार है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस से बगावत करके हमारे साथ आए। वे हरीश रावत की सरकार से बहुत परेशान थे, उनके भ्रष्टाचार से परेशान थे, उनके तानाशाही से परेशान थे, इसलिए हमारे साथ आए। क्या राष्ट्रपति से भी मुलाकात आवश्यकता पड़ी तो। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में बजट पास कराने के दौरान कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी। 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 36 विधायक हैं और उसे पीडीएफ के 6 विधायकों का समर्थन हासिल है। वहीं बीजेपी के 28 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म होने का मतलब है कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस खबर पर तफसील से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, देहरादून से तो यह खबर आ गई है कि राज्यपाल ने एक मौका दिया है हरीश रावत को, जैसा वो चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें मौका दीजिए बहुमत साबित करने का। 28 मार्च तक का वक्त दे दिया है, लेकिन दिल्ली में क्या हलचल है? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक देहरादून से आ रही खबर की बात है दीपक, तो ये एक तरीके से कहा जाए तो संवैधानिक जरिया है इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए, और राज्यपाल ने ठीक वही किया है। अगर किसी सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगता है कि वो सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जो मौजूद है, जो सरकार इस वक्त मौजूद है, उसको एक मौका दिया जाता है कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे विधानसभा के पटल पर। तो ठीक वैसा ही फैसला राज्यपाल की तरफ से लिया गया है और 28 मार्च तक का समय दिया गया है, यानी कि लगभग 8 दिन और हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
हरीश रावत के पास अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। जहां तक दिल्ली की बात है तो जो बीजेपी के विधायक हैं और उनके साथ जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, जिनकी संख्या को लेकर अभी थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल जब बजट पास करने की बारी आई थी तो लगभग 9 विधायक कांग्रेस के ऐसे थे जिन्होंने जो विधेयक था उसके खिलाफ अपना वोट डालने की बात कही थी। लेकिन जब राज्यपाल से मुलाकात करने की बात आई तो बताया गया कि सिर्फ 4 ही विधायक कांग्रेस के पहुंचे थे। हालांकि दावा यह था कि 9 के 9 विधायक वहां मौजूद थे। और अब इस वक्त दिल्ली में कितने विधायक मौजूद हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। लेकिन लगभग आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के विधायक इस वक्त बीजेपी के जो खेमा है उसके साथ मौजूद हैं। यानी कि अगर 28 में 6 से ज्यादा का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो हरीश रावत की सरकार इस वक्त निश्चित रूप से खतरे में है। लेकिन जो हरीश रावत मुख्यमंत्री हैं और उनके जो उनके साथ जो मंत्री हैं और बाकी जो विधायक कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के जो आला नेता हैं उत्तराखंड में, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के पास बहुमत है और जब विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करने की बारी आएगी तो हरीश रावत और उनकी सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। हालांकि ये बात तभी तय हो पाएगी जब विधानसभा पटल पर इस बात का फैसला होगा। एक और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि आज बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के बागी विधायक मौजूद हैं जिनको राष्ट्रपति से मिलना था। हालांकि अभी तक समय मुकर्रर नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सभी विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं आज देर शाम या कल सुबह। और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरी राजनीतिक जो ये स्थिति चल रही है उसमें, क्योंकि कल उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो उनके दिल्ली पहुंचने की खबर आ रही है और वो कल कांग्रेस के जो यहां आला नेता हैं, खासतौर पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे। यानी कि इस वक्त जो दोनों खेमे हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों खेमे इस वक्त अपने अपने राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसको जो स्थिति है उसको साफ करने में जुटा हुआ है। अपनी स्थिति, राजनीतिक स्थिति राज्य में उसे मजबूत किस तरीके से की जाए, जो बागी विधायक हैं उन्हें कैसे वापस खेमे में लाया जाए, ये कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती है। और बीजेपी के लिए निश्चित रूप से चुनौती ये भी है कि जो विधायक कांग्रेस से टूटकर बीजेपी के साथ आना चाहते हैं उनको किस तरह से अपने साथ रखा जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि न केवल कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार खतरे में नहीं है, बल्कि जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया कि आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के विधायक उनके साथ हैं, इसी तरह कांग्रेस की तरफ से एक काउंटर जिसे कहा जाए किया गया है कि बीजेपी के लगभग 3 से 5 विधायक ऐसे हैं जो कि जरूरत पड़ने पर, यानी कि जब सदन के पटल पर जब सरकार के बहुमत की बात आएगी तो उस वक्त तो हमारे साथ होंगे। तो इस वक्त दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन असली जो जिसे कहा जाए तस्वीर। एक और बात है विशाल, हरीश रावत न सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी विधायक हमारे संपर्क में हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जो बागी विधायक कांग्रेस खेमे से उधर गए हैं वो भी वापस आना चाह रहे हैं और वो भी उनके संपर्क में है कुछ, शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप माफी मांग लो तो हम आपको माफ कर देंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि 28 मार्च तक का वक्त जो दिया है राज्यपाल ने, क्या हरीश रावत का जो दावा था कि हमें आप चांस दीजिए, हम बहुमत साबित करके दिखाएंगे, अब बॉल उनके कोर्ट में है। क्या वो अपना बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं? इस वक्त हमारे साथ सुभाष गुप्ता देहरादून से पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, थोड़ा सा समझाइए, क्या वाकई में इतना इजी है हरीश रावत के लिए इस वक्त 28 मार्च तक बहुमत साबित करना, या कुछ पेंच फंसा हुआ है अभी? दीपक जी, अभी कुछ तकनीकी पेंच नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने जो विधानसभा का सत्र स्थगित किया है वो किया गया है 28 अप्रैल तक के लिए, और महामहिम राज्यपाल ने इन्हें बहुमत साबित करने के लिए 28 मार्च तक का समय दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा का सत्र जो तारीख की घोषणा हो चुकी है उससे पहले बुला लिया जाएगा, और अगर बुलाया जाता है तो ये काम स्पीकर के स्तर पर होना है। ये माना जा रहा है कि राज्यपाल जब सत्र चल रहा हो उस टाइम तारीख तय नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक पेंच हो सकता है इसमें। दूसरा, चूंकि कांग्रेस लगातार ये घोषणा करती आ रही कि जो 9 विधायक टूटकर गए थे वे उनके संपर्क में हैं, उनमें 6 लोग इनके संपर्क में हैं, और काउंटर ये भी, जैसा कि मिस्टर दहिया भी बता रहे थे, कि बीजेपी के भी कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो इन दावों की हकीकत तो तभी सामने आ पाएगी जब ये खुलकर होगा। तो सुभाष, ये तो अजीब सी स्थिति हो गई है, लेकिन आप देहरादून में हैं, एक वर्ड ऑफ माउथ क्या है फिलहाल? क्या लग रहा है कि इस टग ऑफ वॉर में कौन फिलहाल अपर हैंड पे, किसके पल्ले में ये बाजी जाती दिख रही है? क्या लग रहा है फिलहाल?
देखिए, अभी तक बाजी तो हरीश रावत के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। किसके पक्ष अच्छा। में जाएगी ये कहना एकदम मुश्किल होगा, क्योंकि हरीश रावत की चलती हुई सरकार अचानक कटघरे में आ गई, अचानक वो गिरती हुई दिखाई दे रही है और अचानक वो सफाई देने की स्थिति में आ गए हैं। डैमेज कंट्रोल बड़े स्तर पर चल रहा है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुभाष आपका। तो कुल मिलाकर वाकई में देखना होगा। और एक जो पेंच अभी सुभाष ने बताया है कि सत्र को क्योंकि 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है, तो क्या उससे पहले बुलाया जाएगा और उसको बुलाने के क्या प्रावधान है, इस पर भी कुछ बहस अब छिड़ चुकी है। फिलहाल वक्त का हमें इंतजार करना होगा और जो कांग्रेस का सियासी माहौल है वो कब पटरी पर आएगा, इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से जुड़ी हुई अगली खबर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक दिल्ली में आज से शुरू हो गई है। बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और संगठन के मामलों पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी विचार हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक के आखिरी दिन यानी रविवार को राजनीतिक और आम बजट पर 2 प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन भाषण देंगे। अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती को आधुनिक बनाने पर जोर देते हुए दूसरी हरित क्रांति की जरूरत बताई है। दिल्ली के IARI में कृषि उन्नति मेले की शुरुआत करते हुए उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई के साथ ही नई तकनीक और आविष्कारों के इस्तेमाल की जरूरत बताई। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिसर में 3 दिन तक चलने वाले कृषि उन्नति मेले की शनिवार को शुरुआत हो गई। मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी हरित क्रांति जल संसाधन के साथ विज्ञान, तकनीक और नए आविष्कारों पर निर्भर है। और इसलिए दूसरी कृषि क्रांति विज्ञान के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, आधुनिक आविष्कारों के आधार पर करना आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए किसानों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही मनरेगा योजना के तहत भी कृषि सिंचाई पर फोकस किया जाएगा। जितना ज्यादा फूड प्रोसेसिंग होगा उतना ही ज्यादा हमारे किसान की आय बढ़ने वाली है। जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे उतनी कमाई बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत 8 राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही किसान सुविधा ऐप को लॉन्च किया। 3 दिन में इस मेले में नई कृषि योजनाओं और प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना दी जाएगी। साथ ही कई कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संपादक और संपादकीय की गिरती गरिमा को लेकर चिंता जताई है। शनिवार को राज्यसभा टीवी की ओर से आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि अभी भी देरी नहीं हुई है और अब तक हुई क्षति की भरपाई की जा सकती है। इस सेमिनार में कई वरिष्ठ संपादकों ने भी अपनी राय रखी। आज के मीडिया में संपादकों की भूमिका को लेकर राज्यसभा टीवी ने एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ज्यादातर संपादकों की भूमिका पर उठ रहे सवालों को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि संपादकों को अपना काम निष्पक्ष होकर करना चाहिए। Trust is at the heart of the relationship that a news medium has with its readers. The content carried has to be proof of this precious relationship. The editor has to be an independent observer of power. This independence is a cornerstone of reliability. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया संपादकों के सामने एक नई चुनौती है। उन्होंने संपादकों को बदलते डिजिटल युग में नए प्रयोग अपनाने की सलाह दी। We have seen some recent examples where prominent editors of well-known print dailies have moved completely to a digital medium in order to preserve their space and independence. With the digital divide in India narrowing, this might provide us a way out for the editors. We have already seen this happen in the United States, where as the news and readers both move to the digital medium,
so did the editors. सेमिनार में वरिष्ठ संपादक एस निहाल सिंह ने पत्रकारिता के सुनहरे दिनों को याद किया। In our days, younger days, print was king. But now it is a totally different situation because you have television, and especially several private channels, and they have, we've had our glorious days as editors, and we are seeing a diminishing role for the editorial sections in various media organizations. वरिष्ठ संपादक और पूर्व राज्यसभा सदस्य एच के दुआ ने मजबूत लोकतंत्र के लिए ईमानदार पत्रकारिता की वकालत की। If you are not with us, you are against us. Now that kind of atmosphere is totally, I would say, abhorrent, and editors will have to find ways how to tackle that situation, keeping the freedom intact. सेमिनार में शिरकत करने आए कई वरिष्ठ संपादकों ने यह माना कि संपादकों की भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसे में ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर विचार करें ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। तर्कस में आज हमारे खास मेहमान हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। आपने यहाँ से बयान दिया कि मधेसी आंदोलन के पीछे भारत का हाथ है। ऐसी भावना भ्रमपूर्ण ढंग से फैलाया गया, जनता के बीच में गलत प्रचार किया गया। जब भारत नेपाल के बीच में बात होती है कि चीन के साथ नेपाल ज़्यादा जुड़ना चाहता है, हम भारत से भी निकट और दूरी, और चीन से भी निकटता और दूरी हो ही नहीं सकता। हमारा सीमा जुड़ा हुआ है। देखिए तर्कश में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कांग्रेस ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने जोजिला पास में टनल बनाने से जुड़ा ठेका देने में गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को यह ठेका दिया गया और फिर सीवीसी की राय पर इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने यह मामला संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग भी की है। मुझे जानकारी मिली है कि सीवीसी की राय पर ये जोजिला पास टनल का ठेका 10,500 करोड़ का जो सिंगल बिड पे दिया गया था वो निरस्त कर दिया गया है। और अब जब मेरा आरोप सही पाया है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जवाबदारी किसकी है। और इधर दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का मामला उठाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सरकार का मध्य वर्ग पर यह एक और हमला है। राहुल गांधी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहले किसानों और गरीबों की अनदेखी की और अब मध्य वर्ग की उपेक्षा की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने कल पीपीएफ, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती की थी। यह फैसला 3 महीने के लिए है और फिर इसकी समीक्षा होगी। भारत माता की जय से जुड़ी बहस में अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हो गए हैं। लुधियाना में उन्होंने कहा कि भारत माता की जय बोलने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके आधार पर देशभक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाना गलत है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो दूसरों को खुश करने के लिए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे बार बार इस चीज को साबित करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आप लोग मुझे कहेंगे भारत माता की जय कहिए, है ना? क्यों ना, मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने गिलानी को पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने और देश छोड़कर नहीं जाने की हिदायत दी है। उन्हें 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिलानी पर 10 फरवरी को प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित कर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पारसी समुदाय को बाकी समुदायों के लिए आदर्श बताया है। पारसी समुदाय के लिए आयोजित एक
खास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। आज से शुरू हुए इस कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय मिलकर कर रहा है। संसद भवन में शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने द एवरलास्टिंग फ्लेम इंटरनेशनल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का मकसद बेहद कम आबादी वाले पारसी समुदाय के इतिहास और योगदान को दिखाना है। अरुण जेटली ने कहा कि जनसंख्या बहुत कम होने के बावजूद पारसी समुदाय ने खुद को कभी अल्पसंख्यक के तौर पर पेश नहीं किया। The smallest minority in India has really never felt that it's a minority. It's never regarded itself as one. And therefore it is this mindset which has enabled it to be in many standards a role model for the rest of the country. समारोह में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा समेत देश विदेश के जाने माने लोग मौजूद थे। नजमा हेपतुल्ला ने पारसी समुदाय की घटती आबादी पर चिंता जताई। To arrest the decline number of Parsi Zoroastrian community in India, my ministry has initiated a scheme, Geo Parsi. All my life, I've been working to keep the population less. But in case of the Parsis, I say, please have more children. दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में पारसी समुदाय के इतिहास, आस्था और परंपराओं को लेकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम दूसरे शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दुबई की एयरलाइंस का एक विमान रूस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ उस वक्त वहां का मौसम काफ़ी ख़राब था, जिस वजह से दृश्यता काफ़ी कम थी। ये फ्लाई दुबई के बोइंग 737 की तस्वीरें हैं। शनिवार को दुबई से रूस जा रहा यह विमान रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव-ऑन-दोन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 55 यात्रियों समेत कुल 62 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। It is with deep sadness that our flight from Dubai to Rostov in Russia has crashed on landing. At this moment, our thoughts and prayers with those on board and their loved one and family. बताया जा रहा है कि यह विमान रोस्तोव-ऑन-दोन में उतरते वक्त रनवे से आगे निकल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद विमान में आग लग गई। मृतकों में 2 भारतीय नागरिकों के अलावा 44 रूसी यात्री, 8 यूक्रेन और उज्बेकिस्तान के यात्री थे। Причин катастроф никак не изменилось. Это прежде всего плохие погодные условия. Количество погибших также осталось прежним, 55. स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मौसम विभाग की तरफ से तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई थी और तेज बारिश भी हो रही थी। हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात सबसे बड़े मुकाबले की। अब से कुछ देर बाद भारतीय क्रिकेट टीम कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में T20 विश्व कप में पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है। भारत पाक मैच को लेकर रोमांच चरम पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत जहां पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से मिली हार को भुलाकर मजबूती से वापसी की कोशिश करेगा, वहीं पहले मैच में एशिया कप उप विजेता बांग्लादेश को पराजित कर पाकिस्तानी टीम जोश से भरी हुई है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि T20 में अब तक हुए 4 मुकाबलों में पाकिस्तान को हार का सामना ही करना पड़ा है। लेकिन दिक्कत यह है कि खराब मौसम ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोलकाता में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश भी हुई है। और अब देश की कुछ और अहम खबरों पर एक नजर। भारत के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने कहा है कि गर्मियों की छुट्टी में भी अदालतों में सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति से ही ऐसा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने आम जीवन पर असर डाला है। तो जैसा हमने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन पर असर डाला है। कई जगहों में भूस्खलन भी हुआ है। आपदा विभाग ने खतरे वाली जगहों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है।
महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में प्रवेश करने वाली भूमाता ब्रिगेड की कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को पुलिस ने मंदिर से बाहर कर दिया है। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश के बावजूद तृप्ति देसाई ने मंदिर में प्रवेश किया था। देहरादून की एक अदालत ने पुलिस के घोड़े शक्तिमान को जख्मी करने के आरोपी बीजेपी विधायक गणेश जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गणेश जोशी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने तमिल संघर्ष के दौरान हुए युद्ध अपराधों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय जजों की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी है। 2014 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैनल के गठन की बात कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दुनिया में बढ़ती असहनशीलता पर चिंता जताई है। उन्होंने विश्व समुदाय से नफरत फैलाने वालों से बचने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के मौके पर उन्होंने ये बात कही। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर टीवी पॉल की अमेरिका में इंटरनेशनल स्टडी एसोसिएशन का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर पॉल इसी हफ्ते पद संभालेंगे। केरल में जन्मे टीवी पॉल इससे पहले आईएसए के उपाध्यक्ष पद पर थे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुए बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। धमाका इस्तांबुल के मुख्य बाजार में हुआ। जुलाई से अब तक तुर्की में हुआ ये 5वां बम धमाका है। 6 दिन पहले राजधानी अंकारा में हुए धमाके में 35 लोगों की मौत हुई थी। भारत के स्टार पहलवान योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कजाकिस्तान में एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के 65 किलोग्राम के फाइनल में पहुंचकर उन्होंने रियो ओलंपिक का टिकट पक्का कर लिया। योगेश्वर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के दूसरे पहलवान हैं। बांग्लादेश के गेंदबाजों अराफात सनी और तुकसीन अहमद को संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के चलते मौजूदा टी20 विश्व कप से निलंबित कर दिया गया है। आईसीसी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान दोनों का एक्शन संदिग्ध पाया था। तो 7 बजे की खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।